हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में जो हम पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी को, और उसमें हम देखते हैं हिडन गुडविल, जिसे हिंदी में अप्रकट ख्याति भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए ये अप्रकट ख्याति होती क्या है। देखिए कई बार क्या होता है, कभी कभी नए साझेदार के प्रवेश के समय न तो ख्याति की राशि का उल्लेख रहता है और न ही ख्याति की गणना का कोई सूचना दे रखी होती है। तो ऐसी स्थिति में नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात की जाती है और फर्म की नई कुल पूंजी में से पुराने साझेदारों की विद्यमान पूंजी को घटा दिया जाता है और अंतर की राशि ही ख्याति कहलाती है। ठीक है, तो देखिए होता क्या है कि कई बार नया पार्टनर फर्म में आता है और उस समय न तो गुडविल की वैल्यूएशन की कोई इन्फॉर्मेशन होती है और न ही गुडविल आपको दे रखी होती है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होती है। ठीक है, नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे फर्म की टोटल कैपिटल निकालनी होती है और फर्म की टोटल कैपिटल में से फिर पुराने साझेदार जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होती है उसको माइनस करते हैं, तो वो जो डिफरेंस होता है वही गुडविल होती है। ठीक है, अब क्योंकि ये देखो इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, इसलिए इसे हम हिडन गुडविल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, जो कि हमने नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पे कैलकुलेट की है। ठीक है, माइनस ओल्ड कैपिटल ऑफ फर्म। ओल्ड कैपिटल मतलब पुराने साझेदारों की जो पूंजी थी ना, वो उसमें से माइनस करनी है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगी, हिडन गुडविल। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर एडजस्टमेंट। थर्ड नंबर एडजस्टमेंट मतलब जब भी कोई नया साझेदार फर्म में एंटर होता है तो फर्म में तीसरे नंबर की एडजस्टमेंट हमें क्या करनी होती है, हमें संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना होता है। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ हमें करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीसरी नंबर की एडजस्टमेंट है। अब देखिए होता क्या है, इट बिकेम नेसेसरी टू रिवैल्यू द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इन ऑर्डर टू ascertain देयर ट्रू वैल्यू because the new partner is neither liable for the loss due to decrease in value of assets and liabilities assets and liabilities, nor can participate in the profit raised prior to his admission। ठीक है, तो ये जो है इसका कहने का मतलब क्या है कि हम असेट्स और लाइबिलिटी का रिवैल्यूएशन क्यों करते हैं। जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो हमें ऐसा क्यों करना होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो एडमिट होने के बाद में उसके असेट्स और लाइबिलिटी जो होते हैं फर्म के, उसकी वैल्यू में अगर कमी या फिर कोई बढ़ोतरी होती है तो उसके लिए नया साझेदार जिम्मेदार नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पहले से ही उसके आने से पहले ही या वो जब एंटर होता है फर्म में एडमिट होता है उस समय ही हमें क्या करना होता है कि फ़र्म के असेट्स और लाइबिलिटी का ओरिजिनल वैल्यू निकालना होता है। ठीक है, अगर कोई लॉस होता है तो वो ओल्ड पार्टनर्स जो है वो बियर करेंगे और अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो भी कौन लेंगे, ओल्ड पार्टनर ही लेंगे। न्यू पार्टनर की उसमें कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए वो असेट्स और लाइबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाता है। अब हम देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे है। तो ये देखिए आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसमें बाय असेट्स हम लिखते हैं। ठीक है, इसमें आपको चार चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो इस तरफ असेट्स, एक इस तरफ असेट्स, एक इस तरफ लाइबिलिटी और एक इस तरफ लाइबिलिटी। ठीक है, इन चारों से आपकी बातें क्लियर हो जाएगी। अब देखिए जब भी कोई असेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो असेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो असेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, तो उसको हमें यहाँ पे बाय साइड में लिखना होता है। ठीक है, बाय असेट्स अकाउंट, जो भी असेट्स हो XYZ उसका नाम हम यहाँ पे लिखते हैं। और किस लिए लिखते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर असेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है तो, और वही इसका ऑपोजिट अगर डिक्रीमेंट होता है तो यहाँ पे लिखते हैं टू असेट्स अकाउंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ये मैटर। असेट्स इस तरफ लिखेंगे अगर असेट्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो रहा है तो, और असेट्स टू साइड में लिखेंगे अगर असेट्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट हो रहा है तो। ठीक है, फिर बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। अब लाइबिलिटीज़ का नेचर कैसा होता है, क्रेडिट, और वो लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ होती है तो हम इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, असेट्स के जस्ट ऑपोजिट, असेट्स इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है,
और मतलब इस तरफ लिखा जाता है बाय साइड में, और अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो टू साइड में लिखी जाती है, ठीक है। तो इसके जस्ट ऑपोजिट हमें लिखना है टू लाइबिलिटी, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी के लिए, ठीक है। फिर अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय लाइबिलिटी अकाउंट डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। क्लियर हो रहा है मैटर। फिर बात करते हैं आगे। ये चार चीज़ें आपको क्लियर हो गई। असेट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो इस तरफ, डिक्रीज़ हो रहा है तो इस तरफ, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तो इस तरफ, डिक्रीज़ हो रही है तो इस तरफ, ठीक है। अब बात करते हैं रिजर्व्स की। तो रिजर्व देखिए, रिजर्व में अगर इंक्रीमेंट हो रहा है, रिजर्व भी एक तरह से लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इनका भी नेचर कैसा होता है, क्रेडिट नेचर होता है, ठीक है। तो अगर असेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, तो हम इस तरफ लिखेंगे, और अगर रिजर्व और प्रोविज़न में इंक्रीमेंट हो रहा है तो हम इस तरफ लिखेंगे, और अगर डिक्रीमेंट हो रहा है तो हम इस तरफ लिखेंगे, ठीक है। रिजर्व और प्रोविज़न भी लाइबिलिटी की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं, समझ में आ गया। ये तो लाइबिलिटी के लिए था, और ये रिजर्व और प्रोविज़न के लिए, इंक्रीमेंट हो रहा है तो इस तरफ, डिक्रीमेंट हो रहा है तो इस तरफ लिखना है। इसके बाद में बात करते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स और लाइबिलिटी की। अगर कोई लाइबिलिटी ऐसी है जो अनरिकॉर्डेड है, मतलब अभी तक बिजनेस में उसका रिकॉर्ड नहीं किया गया है और लिखी भी नहीं गई है, तो अगर आप उसको लिखते हैं तो इसको टू साइड में लिखेंगे, ठीक है। लाइबिलिटी अगर अनरिकॉर्डेड है और वो लिखनी है तो टू साइड में लिखेंगे, और असेट्स अगर अनरिकॉर्डेड है और उसको आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो किस तरफ लिखेंगे, बाय साइड में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है कि जो बिल्स थे, बिल्स पेबल, वो डिसऑनर हो गए, ठीक है, तो उसके बाद में क्या करेंगे हम, वो एक तरीके से हमारी लाइबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे लिखनी होगी अलग से, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। फिर इसके बाद में जैसे आपको कोई पेमेंट करना पड़ गया अचानक से, तो वो भी लाइबिलिटी ऐसी है जो रिकॉर्ड नहीं की गई थी, तो उसको रिकॉर्ड करना है तो आपको टू साइड में लिखना है। इसी तरह कई असेट्स होते हैं जो रिकॉर्ड नहीं किए हुए होते हैं, तो उनको बाय साइड में लिखना है, ठीक है। देन फाइनली आपको इस अकाउंट की टोटल लगा के बैलेंसिंग फिगर से, अगर टू साइड में आता है बैलेंसिंग फिगर तो प्रॉफिट होगा, और अगर बाय साइड में आता है बैलेंसिंग फिगर तो वो लॉस होगा, ठीक है, जिसको कि हमें ट्रांसफ़र करना है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, जिसको हमें ट्रांसफ़र करना है ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में। अगर लॉस होता है तो वो भी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ये है आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब बात करते हैं फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट की। देखिए, नए साझेदार या न्यू पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे जो फोर्थ नंबर एडजस्टमेंट होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो इसको हम हिंदी में कह सकते हैं अविभाजित लाभों और हानियों का विभाजन, ठीक है, या इसको हम और क्या कह सकते हैं, अवितरित लाभों और हानियों का विभाजन। तो मतलब ये क्या होते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस होते हैं। नए पार्टनर के एडमिशन से पहले फर्म की बैलेंस शीट में कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस हो सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जनरल रिजर्व है, रिवेन्यू रिजर्व कोई भी दूसरा XYZ है, ठीक है, और आपके पास P&L का क्रेडिट बैलेंस है या P&L का डेबिट बैलेंस है, तो वो सब नए पार्टनर के एडमिशन के पहले के हैं, तो उसको आपको ओल्ड पार्टनर को बांटना होता है, और वो भी उनके ओल्ड रेशियो में बांटना होता है, ठीक है। तो देखते हैं अभी इसके लिए आपको क्या जनरल एंट्रीज पास करनी होती है। तो देखिए, जनरल एंट्री सबसे पहली हम करेंगे फॉर रिजर्व। अगर आप रिजर्व बांट रहे हो ओल्ड पार्टनर्स में, ठीक है, पुराने साझेदार में अगर आप संचयों को बांट रहे हैं तो एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट या फिर जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, जो भी आपका नाम होगा, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होगा वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है, और 2 हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो रहा है मैटर, ठीक है। फिर इसी के देखिए, अगर P&L का बैलेंस है, ठीक है, अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, इसका मतलब प्रॉफिट है और उसको भी आपको बांटना है ओल्ड पार्टनर को, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे और 2 ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ख़त्म करना है, इसलिए उसको डेबिट करेंगे। समझ में आ गया। और ये ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, ठीक है, ओल्ड रेशियो जो उनका होता है उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर हो रहा है। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर, फॉर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब असेट साइड में आपको बैलेंस दे रखा होगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये लॉस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो ये आपके डेबिट साइड में मतलब कि आपके असेट साइड में दे रखा होगा, तो इसको अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो इसकी जस्ट ऑपोजिट एंट्री होगी यहाँ पे, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट
और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये लॉस है तो लॉस को भी बांटना होता है। पुरानी फर्म का जो लॉस बचा हुआ था तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांटना होगा, तो लॉस इस तरीके से बटेंगे और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इस तरीके से बटेंगे। ठीक है, तो ये था आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और एडजस्टमेंट रहती है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट। वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।